हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। उसकी पीठ पर अपनी गुदगुदी हथेली से थपकी देते तो नीति एकदम सिहर कर संभल जाती। ऐसे नाजुक मौके पर मैं भी अनुग्रह को वाच करती रहती। उसकी हथेली पीठ से खिसक कर ब्लाउज और साड़ी के बीच निरावृत हिस्से तक पहुंच जाती और नीति रोना भूल जाती। उसके चेहरे पर स्पर्श सुख की सतरंगी रेखाएं खिल उठती थीं। कोई समय तय नहीं होता, कब क्या घट जाए कहना मुश्किल है। लॉन की हरी दूब ऐसी लगती है कि कांटे उग आए हों और मैं लगातार नंगे पैर उस पर चलने के लिए अभिशप्त हूँ। नीति से यह उम्मीद कभी नहीं थी कि वह मेरा बसा बसाया घर उजाड़ देगी। क्या केवल नीति ही दोषी है पूरे घटनाक्रम में? अनुग्रह और मैं भी तो सम्मिलित हूँ। हमें अपने दोष और कमियां दिखाई नहीं देती क्योंकि हम स्वयं अपने आईने नहीं बन सकते। अनुग्रह और नीति ने मिलकर मुझे अपना आईना दिखा दिया। काश मैं ऐसा कर पाती। अवसाद के एक ऐसे संवेदनात्मक भंवर में फंस गई हूँ कि यह समझना तक मुश्किल हो गया है कि आखिर आदमी अपनों पर विश्वास नहीं करे तो किस पर करे। नीति कोई पराई नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैंने उसे बहन से ज्यादा बेटी की तरह देखा, माना और जताया है। मुझसे 5 साल छोटी होने के कारण एक अंतर सा बनाकर मैंने सदैव उसके और अपने बीच रखा था। जब अनुग्रह से विवाह हुआ था, उस वक्त नीति ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। कितनी भोली, कितनी सुकुमार, कितनी सुंदर थी नीति। मैंने महसूस किया था कि नीति बीए तक पहुंचते पहुंचते मॉडल जैसी दिखने लगेगी। मैं हमेशा अपने सांवले रंग को लेकर हीन भावना की शिकार रही। नीति बिल्कुल उजली, दूधिया चांदनी की तरह है। नए नक्श मेरे तीखे हैं जो सामनेपन की खाली जगह को भरते हैं, लेकिन नीति का दूधिया रंग, मुस्कुराते होठ और बोलती सी आंखें उसके प्लस पॉइंट हैं। शादी के बाद लखनऊ से कानपुर आ गई थी। अनुग्रह यहाँ एक कंपनी में इंजीनियर थे। कुछ साल कपूर की तरह उड़ गए। मेरा सांवला रंग और गहरा हो गया। अनुग्रह कहते, तुम तो दिन ब दिन काली होती जा रही हो। मैं क्या कहती, चुप्पी लगा गई। कितनी क्रीम लगाई, लेकिन भला प्राकृतिक त्वचा अपना रंग बदलती है क्या? आचमन के जन्म के बाद तो सौंदर्य और ढल सा गया। अनुग्रह से दूरियां इतनी न चढ़ती अगर नीति हमारे बीच नहीं होती। घटनाक्रम तेजी से बदला। अम्मा दमा की लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गईं। पापा ने जब फोन से इस हादसे की खबर दी तो मैं और अनुग्रह लखनऊ पहुंचे। नीति मुझसे लिपटकर खूब रोई। 13वीं के बाद पापा ने खुद कहा, रीति बेटी, अब तुम्हारी अम्मा तो रही नहीं, इसलिए नीति कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रह ले तो इसका दुख कुछ कम हो जाएगा। जब सामान्य हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं इसे लेने आ जाऊंगा। मैं कुछ उत्तर देती इससे पहले ही अनुग्रह बोले, पापा सच कह रहे हैं, तो ऐसा करे ना कि नीति को हम अब अपने ही पास रखें। इसके लिए लड़का भी देखते रहेंगे। समस्या जब सामने होती है तो समाधान भी जल्दी मिल जाते हैं। पापा ने कुछ नहीं कहा, एक तरह से आंखों ही आंखों में अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मैं नीति को लेकर कानपुर आ गई। कुछ दिनों तक अम्मा के संस्मरण चलते रहे। नीति रोती और मैं उसे साथ ना देती। कभी कभी अनुग्रह भी वहां उपस्थित होते तो ऐसे संवेदनशील अवसर पर नीति के अति निकट पहुंच जाते। उसकी आंखों के आंसू अपने रुमाल से पोंछते, उसकी पीठ पर अपनी गुदगुदी हथेली से थपकी देते तो नीति एकदम सिहर कर संभल जाती। ऐसे नाजुक मौके पर भी मैं अनुग्रह को वाच करती रहती। उनकी हथेली पीठ से खिसक कर ब्लाउज और साड़ी के बीच निरावृत हिस्से तक पहुंच जाती और नीति रोना भूल जाती थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट सुख की सतरंगी रेखाएं खिल उठती थी। मुझे यहीं पर अनुग्रह को टोकना था, लेकिन अनुग्रह ने अपने लिए ऐसा अवसर तलाशा था जो अत्यंत करुणिक था और इस मौके पर उसे टोकने का मतलब था अपना ऊंचा पर प्रदर्शित करना। आचमन को नीति के हवाले करके मैं बैंक जाने लगी थी। अनुग्रह अपनी कंपनी जाते समय मुझे बैंक तक छोड़ देते थे। सब ठीक से ही चल रहा था। नीति ने भी अब अम्मा का जिक्र करना छोड़ दिया था। उसमें आया परिवर्तन मेरे लिए सुखद था।
लेकिन यह तो बाद में पता चला कि उसके चेहरे पर आया गुलाबीपन मेरे लिए कांटों का एक चक्रव्यूह बनने जा रहा था। बैंक में उस दिन मिस कपूर नहीं आई थी, छुट्टी पर थी। ब्रांच मैनेजर गोखले साहब ने मुझे कैश काउंटर पर बिठा दिया। नोट देते देते और गिनते गिनते मुझे एक पल ऐसा लगा कि मैं कंगाल हो गई हूँ। उस दिन शायद ग्राहकों के सबसे ज्यादा ड्राफ्ट भरे थे और चेक काटे थे। दो बजते बजते कुछ घबराहट सी हुई। ऐसा लगा कि जी मिचला रहा है। राम टेके से पानी मंगवाया। एक गिलास पानी पीने के बाद भी घबराहट कम नहीं हुई। राम टेके ने मेरे कांपते शरीर की खबर गोखले साहब को दी, तो वे मेरे लाख इनकार करने पर भी अपनी कार से मुझे घर छोड़ने आए। जैसे ही मैं कार से उतरी तो देखा कि अनुग्रह की कार भी बाईं तरफ पार्क है। इस समय अनुग्रह यहाँ कैसे? मैंने जल्दी ही गोखले साहब को विदा किया। इस आपाधापी में शिष्टाचार का महत्वपूर्ण शब्द धन्यवाद तक उन्हें देना भूल गई। जैसे ही गोखले साहब की कार गई, मैं चुपचाप फाटक खोलकर लॉन पर चलती हुई मुख्य द्वार तक पहुंची। जैसे काल बेल का बटन दबाने ही जा रही थी कि संदेह का एक रुझान मेरे सिर से गुजरा। क्यों ना पिछले दरवाजे की तरफ से चुपके से चला जाए। दबे पैर चोरों की तरह मैं दीवार से सटी हुई पिछले दरवाजे की ओर चलने लगी। इस हड़बड़ाहट में गुलाब के एक गमले में ठोकर लगी और वह फर्श पर लुढ़क गया। मेरे पैर के अंगूठे में तेज दर्द हुआ, लेकिन किसी तरह सहती हुई पिछले दरवाजे पर पहुंची। जरा सा किवाड़ को धक्का देकर देखा तो वे खुल गए। बगैर किसी आहट के मैं धीरे धीरे किचन तक पहुंची। बेडरूम से नीति और अनुग्रह की खिलखिलाहटें मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह पहुंच रही थी। मुझे मर्यादा का ध्यान ही न रहा। एकदम से बेडरूम में घुस गई। नीति और अनुग्रह जिस स्थिति में थे वह खौफनाक थी। मुझे पूरी तरह संभलने में वक्त लगा। मेरे होठ पत्थर बन गए थे। एक शब्द नहीं निकला। आंखों ही आंखों में मैंने दोनों को साबुत निगल जाने वाली निगाह से देखा। फिर एकदम से पलट कर मुड़ी, ड्राइंग रूम में गई और दीवान पर ढेर हो गई। थोड़ी देर बाद कार के स्टार्ट होने की आवाज आई और फिर गहरा सन्नाटा, मौत सी खामोशी छा गई। मैं प्रतीक्षा करती रही कि शायद नीति मेरे पास आएगी, अनुग्रह आएंगे और अपने किए पर पश्चाताप करेंगे, मुझे मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनुग्रह चले गए। नीति बेडरूम से नहीं निकली। एक बारगी मन हुआ कि इस चुड़ैल को बाल पकड़कर घसीटती हुई घर से बाहर फेंक दूं। लेकिन दूसरे ही क्षण छोटी बहन का चेहरा सामने आ गया। रात को अनुग्रह 9 बजे लौटे। आचमन को खाना खिलाकर नीति ने सुला दिया था। अनुग्रह तेज नशे में थे। आज शायद ज्यादा ले ली थी। मैं अभी तक दीवान पर ढेर होकर पड़ी थी। वे मेरे पास आए और बोले, रीति डार्लिंग, इसमें नाराज होने की बात नहीं। नीति तुम्हारी बहन है। फिर नीति और मैं एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तुम समझदारी से काम लो। नीति और तुम मिलकर मेरा साथ दे सकती हो। अनुग्रह की बेशर्मी पर इतना क्रोध आया कि उसका चेहरा नोच लूं। दूसरे दिन बिना कुछ कहे आचमन को लेकर लखनऊ रवाना हो गई। जाते वक्त एक पत्र नीति और अनुग्रह को संबोधित करते हुए छोड़ गई। पापा घर पर ही मिल गए। उनसे लिपटकर जी भर कर रोई। एक शब्द भी न कहने के बावजूद पापा जैसे सब कुछ समझ गए। उन्होंने हिकारत भरे लहजे में नीति और अनुग्रह को कोसा। फिर बोले, रीति तुम यहाँ रहो, कल मैं कानपुर जाकर उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। मैंने पापा को जकड़ लिया। आंखों से झरने फूट पड़े और मैंने कहा, पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी एक बेटी आज भी सुखी है। उसके हिस्से का सुख मत छीनिए। मेरा क्या है, किसी तरह आचमन के सहारे बाकी जिंदगी काट लूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट कर कर अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।